हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरा नवाज़ और आज हम बात करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट पे जो स्टार्ट हुई 1919 से और 1924 पे एंड हुई। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुई। मुस्लिम लीग का क्या रोल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था, कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इस मूवमेंट को बूम मिला, लेकिन कौन से मेजर इवेंट्स ऐसे भी थे जो कि इसके लिए एक मेजर सेटबैक थे। सो इन तमाम फैक्टर्स को जो 1919 से 1924 तक हुए हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर वर्ल्ड वॉर 1 था जो कि 1914 में स्टार्ट हो चुका हुआ था अलाइड और सेंट्रल पावर्स में। अलाइड पावर्स कौन थी? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और इटली, जबकि सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। इसको हम ऑटोमन एम्पायर भी कह सकते हैं। सो ये पावर्स जो थी आपस में लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर 1। तो ऑटोमन एम्पायर ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ स्टांस लिया। तो मुस्लिम्स जो थे उनकी तमाम तर एफिलिएशंस जो थी वो टर्की के साथ थी। सो एक मेजर फैक्टर ये था। सेकेंडली क्या था कि जो मुस्लिम्स थे सब कॉन्टिनेंट के, उनमें एक होप थी कि एक वक्त आएगा कि जो टर्की है वो इनको ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो मुस्लिम्स को डेस्परेट कर रही थी। इसके अलावा ये था कि अगर तो जो टर्की है वो लॉस कर जाता है वर्ल्ड वॉर 1 तो डेफिनेटली उनकी जो सोवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं रहेगी और जितनी भी टेरिटरीज़ ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती हैं वो अलाइड पावर्स आपस में बांट लेंगी। सो ये चीज़ मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और जो सबसे ज़्यादा हर्ट करी थी वो ये थी कि डिफीट की सूरत में जितनी भी होली प्लेसेस हैं वो अलाइड पावर्स के हाथ में चली जाएंगी और वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे कि जो क्रिश्चियन अलाइड फोर्सेस हैं वो उन होली प्लेसेस में एंटर हों। तो ये तमाम फैक्टर्स जो थे इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम्स को यूनाइट किया, ऑर्गेनाइज़ किया और खिलाफत मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट करने पे मजबूर किया। सो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट तो हुई, लेकिन हम अब देखते हैं कि मेजर जो लीडर्स थे, जो मेन लीडरशिप थी इस मूवमेंट की, वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर अंसारी, मौलाना हसन मोहानी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, दे वर द मेन लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि खिलाफत मूवमेंट तो स्टार्ट हुई लेकिन इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि कौन से जो प्रोविजंस हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखी। सबसे पहले तो ये चाहते थे कि खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है वो मेंटेन रहना चाहिए। सेकंड वन, वो ये चाहते थे कि टर्की की जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो सेव रहनी चाहिए, टर्की की सोवरेनिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। एंड द थर्ड वन फैक्टर जो था वो ये था कि वो जितनी भी होली प्लेसेस थी वो चाहते थे कि अलाइड पावर वहाँ एंटर ना हो। इवन अगर टर्की जो है वो लॉस भी कर जाता है तो ये होली प्लेसेस जो हैं ये मुस्लिम्स के पास रहें, ठीक है, ये अलाइड पावर्स इनको आपस में नहीं बांट सकती। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको लेके ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो आगे को चले। और अब हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट तो स्टार्ट की तो इसमें मेजर एक्टिविटीज़ इनकी क्या रही हैं। सो अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले तो डेलीगेशंस भेजे गए यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। वो उनको ये अवेयर करवाना चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं उनके ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया कि आप सिर्फ ऑटोमन एम्पायर के मुस्लिम्स के साथ ही नहीं बल्कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स हैं उन सब की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे। सो ये जो इनका एक स्टांस था उन्होंने सब कंट्रीज़ के सामने रखा, यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने रखा। सेकेंडली मेडिकल एड भी भिजवाई गई, जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन वगैरह वो टर्की को डिस्पैच कर सकते थे ट्रीटमेंट्स के लिए, डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम्स ने किया। फाइनेंशियल एड भी दी गई इन टर्म्स ऑफ मनी, गोल्ड, सिल्वर, और जो भी ये लोग कर सकते थे इन्होंने टर्की को फाइनेंशियल एड भी दी। इन सब फैक्टर्स के अलावा बड़े छोटे शहरों में इन्होंने प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स की, बहुत ज़्यादा अरेस्ट भी किए गए लोग मुस्लिम्स के, ठीक है। सो इसका एक ये फैक्टर भी हुआ कि जितने भी लीडर्स थे वो जेल में चले गए।
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो लोग थे वो फिर एमलेसली फिर रहे थे, क्योंकि मेजर जो जो डायरेक्शन देने वाले लीडर्स थे वो तो जेल में थे। इसके अलावा मुस्लिम जर्नलिज़म जो थी उसका एक मेजर रोल समझा जाता है, क्योंकि जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे ज़मींदार, ठीक है, अल हिलाल और हमदर्द जो थे, इन्होंने जितने भी मुस्लिम्स हैं उनकी एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस जो है उसको इनकलकेट किया, उनको इस चीज़ की तरफ बताया कि खिलाफत मूवमेंट किस कदर इम्पोर्टेंट है इस वक्त, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं गांधी के रोल की। गांधी जो थे वो ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं अब वो यहाँ से चले जाएं। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो तो ऑलरेडी ये कर रहे थे। सो इन्होंने ये सोचा कि मुस्लिम्स जो हैं इनको भी अब इस अपनी मूवमेंट्स का पार्ट बनाया जा सकता है अगर इनकी मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया जाए। सो गांधी ने ऐसे ही किया। गांधी ने मुस्लिम्स को ही 6 एडवाइसेस दी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अवार्ड टाइटल्स जो हैं वो मिले हुए उनसे सरेंडर हो जाएं। सेकेंडली ये कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करें, जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको क्विट कर दें, ठीक है, गलियों में आ जाएं प्रोटेस्ट करने के लिए, टैक्सेस ना दें, और जितनी भी फाइनेंशियल ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उससे रिफ्यूज़ कर दें। और जो डिवास्टेटिंग जो उसका एडवाइस थी कि ईरान, अफ़गानिस्तान या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ आप जाके वहाँ माइग्रेट कर जाएं, छोड़ दें आप इंडिया को। सो ये जो एडवाइजेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा फैटल साबित हुई आने वाले वक्त में मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो ऑलरेडी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे। सो इन्हों के कहने पे इन्होंने एक्टिविटीज़ जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी वो छोड़ दी। इनको गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं मिलती थी, तो इन गांधी के कहने पे इन्होंने जो मिली हुई जॉब्स हैं वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। फाइनेंशियल ग्रांट्स जो शिमला डेपुटेशन के अंदर सरागा खान की उसमें उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल ग्रांट दी जाए ताकि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ बना सकें। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ग्रांट्स लेना भी बंद कर दो। सो वो तमाम चीज़ें जो मुस्लिम लीडरशिप ने एक टाइम लगा के वो एक रास्ता हमवार किया था ब्रिटिशर्स के लिए, अपनी की नज़रों में अपने लिए, वो सारा जो था वो उस पर पानी फिर गया। सो ये गांधी की एडवाइस थी। लेकिन उस सब के साथ 1919 में एक ब्रिटिश इंडिया ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इसको ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली एक ब्लैक लॉ था। इसमें ये था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी एक इंडियन को अरेस्ट करती है तो उसके पास कोई लीगल असिस्टेंस या राइट टू अपील ये नहीं थी। ये फ्रांस में था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। सो इस चीज़ की वजह से जिन्ना जो थे उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वहाँ से रिज़ाइन किया एज अ प्रोटेस्ट। अब नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट फ़ैब में आया और अप्रैल में ये इंसिडेंट हुआ कि जलियांवाला बाग के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जनरल डायर जो थे उन्होंने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर ओपन फायर कर दी जाए। सो इसकी वजह से 379 जो कीमती जानें थी वो ज़ाया हुई। सो ये एक बहुत सोरोफुल इवेंट था। जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए ब्रिटिशर्स के इस रवैये की वजह से। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी उसको एक ब्लो मिला। जो गांधी थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया, ठीक है। जिन्ना ने उस टाइम पे इसको अपोज किया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट से जाएंगे सो ये ठीक नहीं है। सो 1923 में कायद आज़म जो हैं इस बहुत सी और रीज़न्स की बिना पे भी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि जो कंट्री थी ब्रिटिश इंडिया जो था वो एक क्रिटिकल पीरियड से गुजर रहा था। सो मुस्लिम्स और कांग्रेस दोनों के मुस्लिम्स जो थे वो भी ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करना चाहते थे, कांग्रेस भी उनको प्रेशराइज करना चाहती थी। सो कांग्रेस की जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और मुस्लिम्स की थी खिलाफत मूवमेंट। तो ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं ये मिल के कोऑपरेशन से एक मूवमेंट बनी, ठीक है। और इस मूवमेंट का बेसिक पर्पस क्या था? दोनों के अपने अपने पर्पस थे,
लेकिन इन्होंने इस इकट्ठे होके उसको स्पीडी करना शुरू कर दिया इस काम को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गांधी थे वो ये कहते थे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो है बट इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम इसमें कौन से मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, हम जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स हैं रिजेक्ट कर देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट्स का बायकॉट कर देंगे, जॉब से रिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, पुलिस और मिलिट्री जॉब से भी रिज़ाइन होगा और इसके अलावा टैक्सेस जो वो डेफिनेटली पे नहीं किए जाएंगे और फॉरेन गुड्स जो हैं बायकॉट करेंगे और डेफिनेटली उस टाइम पे जो बेसिक गुड्स थी, फॉरेन गुड्स थी, वो डेफिनेटली यूके से ही आती थी। सो अब स्टार्ट होती है हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट में ये हुआ कि जो इंडियन के उलमास थे उन्होंने इंडिया को दारुल हरब कहा, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो नहीं रह सकते। सो मुस्लिम्स ने क्या किया, माइग्रेट किया अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अफ़गानिस्तान ने अपना बॉर्डर क्लोज़ कर दिया। तो इसकी वजह से हिजरत मूवमेंट की वजह से मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशल और ये ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कौन सा इंसिडेंट हुआ, चोरा चोरी इंसिडेंट यूपी के अंदर 1922 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। सो जिसकी वजह से 21 पुलिसमैन जो थे वो कत्ल हुए। सो गांधी ने क्या किया कि सडनली इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, एंड हो गया। अब क्या हुआ कि खिलाफ, अब हम ये देखते हैं कि गांधी जो थे उन्होंने एब्रप्टली इस चीज़ को एंड कर दिया। ठीक है, तो इसमें सिस्टम बात ये हुई कि गांधी ने तो एब्रप्टली इसको मुस्लिम से कंसल्ट किए बगैर अपनी जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको भी ख़त्म कर दिया और अपनी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट के लिए वो भी ख़त्म कर दी। सो जब जब टर्की जो था वो तकरीबन वर्ल्ड वार 1 हारने ही वाला था, तो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो वो एक तुर्किश जनरल थे पावर में आए और उन्होंने खुद ही खिलाफत को एबॉलिश कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि जो टर्की की सोवरेनिटी थी, उसकी जो सॉवरेन पोजीशन थी वो सरवाइव किए रही। ठीक है, और जो हिजाज़ मुक़द्दस जो थी वो हैंड ओवर कर दिया गया मक्का के शरीफ हुसैन फैमिली को। ठीक है, और लेकिन ये हुआ कि मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप जो थे वो लॉस्ट हो गए। इसके अलावा ये हुआ कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो इनके ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव हुए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो थी, जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन था वो मुस्लिम्स ने, वो ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश नहीं किया, बल्कि वो खुद ही टर्की के अता कमाल पाशा ने खुद ही उसको ख़त्म कर दिया। सो देखा जाए ओवरऑल तो इसकी वजह से चूँकि खिलाफत जो थी वहाँ ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो खिलाफत मूवमेंट जो थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर डेफिनेटली वो भी एंड हो गई। कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली टर्की की तरफ से थे और कुछ फैक्टर्स जो थे वो इंडिया के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से थे। सो अब हम देखते हैं कि मेन रीज़न्स क्या थी कि खिलाफत मूवमेंट फेल हुई। ठीक है, सबसे पहले ये क्या हुआ कि गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो ख़त्म कर दी, उसने अपनी सपोर्ट भी ख़त्म कर दी। ठीक है, सो ये एक मेजर सेटबैक था खिलाफत मूवमेंट के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे गांधी ने अपनी जो था सपोर्ट ख़त्म की, उस टाइम पे ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट थी वो मेजर कंसेशंस करने के लिए रेडी हो चुकी हुई थी, लेकिन गांधी का पीछे हटना एक मेजर फेलियर का बाइस बना इस मूवमेंट के लिए। इसके अलावा जो फैक्टर था वो ये था कि गवर्नमेंट ने जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जो इस मूवमेंट के, हमने मेन लीडर्स ऊपर पढ़े, उनको अरेस्ट कर लिया था। जब लीडर्स अरेस्ट हो गए थे तो जो बाकी के मुस्लिम्स थे वो लीडर के बगैर उन्हें एमलेसली वो बस फिर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि अब नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या था कि गवर्नमेंट ने जब लीडर्स को अरेस्ट तो किया लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स यूज़ किए। ठीक है, जो मैसेज थे उनको एजिटेट किया। ओके, सो अब हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये था कि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे वो टर्की की जो ग्रैंड नेशनल असम्बली है उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को एज अ लीडर हायर किया। ठीक है, खिलाफत का इंस्टीट्यूशन उन्होंने आते ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, बैन कर दी टर्की में खिलाफत।
इसके अलावा क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो लखनऊ पैक्ट में इन्होंने अचीव की थी, डिसअपेयर हो गई बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। यानी कि जो यूनिटी इन्होंने एज्यूम की थी वो नहीं रही। इसके अलावा हिंदू जो थे इस सब के दरमियान भी वो अपनी शुद्धि और संघर्ष जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट करती, यानी दे वर एमिंग टू कन्वर्ट मुस्लिम्स टू हिंदूज। सो ये एक बहुत बिटरनेस क्रिएट की इसने हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान में, ठीक है। इसके अलावा देयर वर कलेक्टिव क्लैशेस एंड डिस्टर्बेंस विच इरप्टेड इन द कंट्री विच एडवर्सली अफेक्टेड द पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया। सो अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्रिटिकल एनालिसिस वो देखते हैं। ओके, खिलाफत मूवमेंट जो थी इट वाज अ ग्रेट मुस्लिम स्ट्रगल। इसमें मुस्लिम्स ने ये सीखा कि एक मैस मूवमेंट को उन्होंने तकरीबन 5 से 6 साल चलाए रखा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट लेके चलते हैं तो आने वाले वक्त में इस एक्सपीरियंस ने उनको फ़ायदा दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में मुस्लिम्स जो थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की। सो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी इसने एक फाउंडेशन के तौर पे काम किया, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ टोटली कंफर्म हो गई कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो सिंसियर नहीं हो सकते। मुस्लिम्स को ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हिंदूज उनके साथ सिंसियर नहीं हो सकते, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट जो है उसने इफ़ेक्टिवली ये बता दिया मुस्लिम्स को कि किस तरह से इट कैन डिमॉन्स्ट्रेट द रिलीजियस इंथरिज्म ऑफ द मुस्लिम्स टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। कि ब्रिटिश को बता दिया कि मुस्लिम्स जो हैं वो किस कदर अपने रिलीजन को लेके वो इंथरिज्म है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये चीज़ फील की कि अब ब्रिटिश के अंदर इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट्स हैं वो चलेंगी और डेफिनेटली इन्हें अब अपने जो रूल है उसको गिव अप करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि खिलाफत मूवमेंट से एक उनको ये भी चीज़ उनको अवेयर हुए कि किसी और की सपोर्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने कोई काम करना है तो डेफिनेटली सेल्फ डिटर्मिनेशन से करना है और विदाउट रिलाइंग एनीवन। इसके अलावा जो था कि खिलाफत मूवमेंट थी उसने एक डेवलप की सेंस ऑफ कंसर्न अमंग द मुस्लिम्स दैट अबाउट देयर नेशनल मैटर्स एंड इनकलकेटेड अमंग देम दैट अवेयरनेस अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है। वो इकट्ठे हुए, अवेयर हुए एक दूसरे के हालात से, और उन्होंने यही सोचा कि डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें इसी तरह इकट्ठे रहना है। सो इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट जो थी इसने 2 नेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, क्योंकि बाद में ये पाकिस्तान की क्रिएशन की बेसिस बनी। और इसने ये बताया कि हिंदूज़ जो हैं वो मुस्लिम्स के साथ और मुस्लिम्स हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते, ये 2 डिफरेंट नेशंस हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, वो ये था कि खिलाफत मूवमेंट बेसिकली इट एडेड मच टू द इकोनॉमिक मिजरीज ऑफ द मुस्लिम्स who resigned their jobs. So it affected the economy, education, social condition of the Muslims very badly. हमने देखा कि हिजरत मूवमेंट में मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अपनी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेल कर दी अफ़गानिस्तान जाने के लिए। सो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इसके अलावा एजुकेशन जो था उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जाना, जो यंग जनरेशन थी उन्होंने एजुकेशन सेक्टर छोड़ा और वो गलियों में प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। मुश्किल से मिली हुई जॉब्स जो थी उनसे रिज़ाइन करते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम देखें तो मुस्लिम्स की जो आउटलुक थी वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई थी जो 1857 वाले टाइम पीरियड में थी। सो मुस्लिम इस मूवमेंट की वजह से अगर हम उनकी इकोनॉमिक और एजुकेशन और सोशल कंडीशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी इसकी वजह से। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको इसमें समझ आए तो डेफिनेटली गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यस, एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।